नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज मैं आपके सामने क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट लेकर के आया हूं, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। हिंदी में बोलेंगे सत्ता की साझेदारी। बच्चों, कभी आपने सोचा है इस चैप्टर का हेडिंग क्यों ऐसा दिया गया है, पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी? जरा आप सोचो, अगर सारा पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो, एक ही हाथ में सीमित हो, तो उसका क्या परिणाम होगा? दूसरा पॉइंट है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। जिस देश के अंदर में सबके समन्वय से व्यवस्था को लेकर के नहीं आगे बढ़ा जाता, वहां पर अव्यवस्था जन्म लेती है। तो हम कुछ एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। जैसे बेल्जियम और श्रीलंका के अंदर में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के आधार पर किस प्रकार के हम देखेंगे वहां पर सिविल वॉर होता हुआ, और उस समस्या से निपटने के लिए समय के साथ में वहां की गवर्नमेंट के द्वारा क्या डिसीजन लिया गया, कैसे इस डिस्प्यूट को समाप्त किया गया। तो चलिए बिना देर किए हुए हम बात करते हैं। सोचो, आपके स्कूल में प्रिंसिपल साहब हैं। केवल स्कूल में प्रिंसिपल तो नहीं है, प्लस अदर स्टाफ। क्या स्कूल को केवल प्रिंसिपल साहब चला सकते हैं क्या? वो बैठे रहें, ऑर्डर देते रहें, और स्कूल के अंदर में जो अन्य स्टाफ है वो अपने वैल्यू को ना समझे, तो क्या कभी स्कूल बेहतर तरीके से रन कर पाएगा? बेहतर तो छोड़ दो, स्कूल चलेगा ही नहीं। सेम ऐसे ही हमारे परिवार के अंदर में सारा डिसीजन हमारे पिताजी ले रहे हैं, मम्मी से पूछ नहीं रहे हैं, बच्चों से कोई राय नहीं लिया जा रहा है। तो कहने का मेरा मतलब यह है, परिवार एक सिस्टमेटिक तरीके से क्यों चल पा रहा है? चलने का कारण क्या है? क्योंकि परिवार के अंदर में पूरा परिवार मिल करके उन परिवार के अंदर में जिसका जिसका जो उत्तरदायित्व है, सभी क्या कर रहे हैं? बेहतर तरीके से निभा रहे हैं। जिसके कारण क्या हो रहा है? वो परिवार बेहतर तरीके से काम कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर हमने क्या कर रखा है? उस परिवार को बेहतर तरीके से चलाने के लिए परिवार के अंदर में पावर का शेयरिंग किया गया है। अगर वो पावर शेयर ना किया जाए तो क्या परिवार कभी चलेगा? सेम ऐसे ही हम किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में हमने नियम बना रखे हैं, कुछ कानून बने हुए हैं, और वो कानून के तहत उस ऑर्गेनाइजेशन, उस इंस्टीट्यूशन के अंदर में, उस संस्था के अंदर में सबका काम अलग अलग निर्धारित है, जिसके कारण क्या हो रहा है? वो बेहतर तरीके से चल पा रहा है। यही हम देख रहे हैं यहाँ पर। ये प्रिंसिपल साहब ऑर्डर दे रहे हैं, या मैंने परिवार का एग्जाम्पल लिया, तो क्या अगर सबकी कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कोई भी देश क्या चीज है? बेहतर तरीके से रन नहीं कर सकता है। तो ऐसा ही हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो हमारी किताब के अंदर में मेंशन किया गया है, बेल्जियम और श्रीलंका। हम वहां की स्थिति को देखेंगे, हम एक ग्राफ बना करके देखेंगे कि वहां की जनसंख्या, बेल्जियम ब्रुसेल्स के अंदर में जो समुदाय मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के आधार पर, एक जगह जनसंख्या एक की ज्यादा है तो दूसरे जगह कम है, दूसरे जगह उसी की ज्यादा है, एक जगह कम है। तो अक्सर क्या हो रहा है, वहां पर बेल्जियम के अंदर में लोग बहुसंख्यक के आधार पर, मेजॉरिटी के आधार पर, जो इसकी जनसंख्या कम है उसके ऊपर में शासन करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिसका परिणाम क्या हुआ? वहां की सिविल वॉर, वहां पर सामाजिक हम डिस्प्यूट देख पा रहे होंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे आप देखते हैं हम स्टोरी ऑफ बेल्जियम। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं? अगर मैं बेल्जियम के डेमोग्राफी की बात करें, ये बेल्जियम की डेमोग्राफी की अगर हम बात करते हैं, तो एक चीज हम देखेंगे, देखिए ये है 59% पॉपुलेशन। ये कहां पर आते हैं? फ्लेमिश एरिया में। कौन से? फ्लेमिश एरिया। और ये फ्लेमिश एरिया में रहते हैं, ये लोग बोलते हैं कौन सी भाषा? डच। अब जो यहां पे आप दूसरी तरफ देखोगे, इस वाले क्षेत्र के अंदर में 40% लोग बोलीविया क्षेत्र में है। बोलीविया क्षेत्र
और ये कौन सी भाषा बोलते हैं? ये लोग बोलते हैं फ्रेंच। तो समस्या क्या है? समस्या ये है, अगर मैं बेल्जियम के अंदर में देखता हूं जनसंख्या, तो हमें डच लोगों की जनसंख्या क्या दिखाई दे रही है? ज्यादा दिखाई दे रही है फ्लेमिश क्षेत्र के अंदर में। और बोलीविया क्षेत्र के अंदर में जाते हैं तो फ्रेंच लोगों की जनसंख्या कितनी है? 40% है। तो एक चीज तो क्लियर है, हर बार सत्ता में कौन से लोग आएंगे? ये वाले लोग आएंगे। हर बार सत्ता किसके पास होगी? इनके पास होगी। और जब सत्ता इनके पास होगी तो ये लोग अपनी मेजोरिटी के आधार पर इनके ऊपर में शासन करेंगे। और वहां बेल्जियम के अंदर में यही चीजें हुई हैं। अक्सर इन लोगों को क्या लगा कि ये जो बहुसंख्यक हैं, ये लोग हमारे ऊपर में क्या कर रहे हैं? शासन कर रहे हैं, और हमारी नीतियों को क्या करते हैं? निगलेक्ट करते हैं। मेन लड़ाई का कारण क्या दिखाई देगा हमें? यही दिखाई देगा। अगर मैं दूसरी तरफ जाता हूं इसकी कैपिटल में, कहां पे? राजधानी ब्रुसेल्स में। तो ब्रुसेल्स का सिचुएशन देखो जरा, क्या दिखाई देगा आपको? ब्रुसेल्स में जाओगे तो राजधानी ब्रुसेल्स के अंदर में 80% फ्रेंच भाषी हैं और 20% क्या है? डच है। अब देखो यहां से क्या होगा? बदला होगा। अगर लगेगा इस वाले क्षेत्र में, बेल्जियम के किसी क्षेत्र के अंदर में जनसंख्या के आधार पर, मेजोरिटी और माइनॉरिटी के आधार पर उसको निगलेक्ट किया जा रहा है, तो जिस क्षेत्र में जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी, कम वाले को क्या करेगा? दबाने का कोशिश करेगा। तो ये कारण क्या बनेगा किसी भी देश के अंदर में? ये कारण बनेगा सिविल वॉर का। और अक्सर इस ऐसे जगहों पर क्या होता है? लोग आपस में अपने अधिकारों के लिए क्या करेंगे? लड़ेंगे। इनको एक बात समझ में आई, जिसके बाद बेल्जियम गवर्नमेंट ने क्या काम किया? इस समस्या से निपटने के लिए अपने लॉ के अंदर में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में रिफॉर्म किया, संशोधन किया, परिवर्तन किया। तो आप देखोगे यहां पर इस 1950 से लेकर के 60 के बीच, 1950 से लेकर के 60 के बीच कौन कौन से? हम फ्रेंच और डच भाषी समुदायों के बीच, दोनों समुदायों के बीच क्या होगा? काफी लंबे समय तक तनाव होगा, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के आधार पर। और इसी समस्या से निपटने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने 70 और 93 के बीच देखोगे आप लोग 4 बार रिफॉर्म किया है, 4 बार संशोधन कर रहे हैं, ताकि इस समस्या से निपटा जा सके। और इस रिफॉर्म का उद्देश्य क्या है? इस रिफॉर्म का उद्देश्य, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला है, किसी भी देश के अंदर में पावर शेयरिंग वहां की आत्मा होती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? सबका कोऑर्डिनेशन, सबका समन्वय, सबको एक साथ लेकर के बढ़ना, सबके अधिकारों को सुनिश्चित करना। जिस देश के अंदर में कास्ट के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर वो आधार बनाकर अगर वहां पर डिस्क्रिमिनेशन होगा, तो वहां पर क्या होगा? सिविल वॉर होगा, वहां क्या होगी? लड़ाइयां होंगी। इन लोगों को समय रहते समझ में आ गया, और इन लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में रिफॉर्म किया, और रिफॉर्म करके लगा कि हाँ ये चीजें गलत है, उन लोगों ने उसको क्या काम किया? ठीक किया। और ये बेल्जियम क्या बनेगा? दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट होगा। तो इनसे हमें सीखने को मिलता है। ऐसा तो है नहीं कि ये सिचुएशन केवल बेल्जियम में है, हम एग्जाम्पल अपने इंडिया का ले लेते हैं। हमने इन देशों से सीखा, और समय के साथ अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में हमने भी रिफॉर्म किया, परिवर्तन किया। परिवर्तन के पीछे कारण क्या है? क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर में मेजोरिटी और माइनॉरिटी है। जब इंडिया के अंदर में मेजोरिटी और माइनॉरिटी है, तो अक्सर हिंदू समुदाय को अगर हम बोले, वो कौन से है? वो मेजोरिटी में है। इसके अलावा जितने भी हैं वो सभी के सभी, चाहे मुस्लिम हो गए, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, यहूदी हो गए, पारसी हो गए, सिख हो गए, ये सारी के सारी क्या है? ये माइनॉरिटी है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में हमने शुरू से ये चीजें देखा, जाना, समझा। क्योंकि एक बार हमने क्या देखा? कास्ट को, सॉरी, रिलीजियंस को आधार बना करके, धर्म को आधार बना करके भारत और पाकिस्तान बन चुका था, और हम दोबारा से ऐसी चीजें हम फेस नहीं करना चाहते थे।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में सबके अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है, ताकि कोई भी अपने आप को बेगाना ना समझे, किसी को ऐसा ना लगे कि एक वर्ग दूसरे वर्ग को क्या कर रहा है, दबा करके ऊपर उसके ऊपर में सत्ता स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है। तो हमने सीखा, हमने किया। टकराव के लिए, इस समस्या से निपटने के लिए वहां के गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इनिशिएटिव लिए गए। वो क्या है, मैं एक एक करके आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि आपको पता है कि वहां 4 बार रिफॉर्म हुआ, परिवर्तन, और उन चारों रिफॉर्म के अंदर में देख रहे हैं क्या हो रहा है। वहां के केंद्र सरकार ने, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, असेंबली के अंदर में, किसमें, जिसको बोलते हैं संसद, जनसंख्या के अनुपात में डच और फ्रेंच भाषी समुदायों को क्या किया जाएगा, प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। किसके, जनसंख्या के अनुपात में। एक बात मैं आपसे पूछता हूं बच्चों, हम 2 अलग अलग कम्युनिटी के हैं, चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हम मेल और फीमेल की बात करते हैं। क्या मेल और फीमेल की जरूरतें एक समान है क्या? नहीं। तो महिला की समस्या को महिला बेहतर तरीके से समझ सकती है, और मेल की समस्या को मेल बेहतर तरीके से समझ सकता है। क्यों हम किसी दूसरे के लिए, जो उस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता, उसको डिसीजन लेने के लिए छोड़े? अक्सर डिसीजन क्या हो सकता है, यहां पर गलत हो सकता है। तो क्यों ना जिस कम्युनिटी या जो लोग हैं, उन्हीं लोगों को क्या कर दिया जाए, प्रतिनिधित्व दे दिया जाए। तो सदन के अंदर में जब जाएंगे तो अपने अधिकारों के लिए क्या करेंगे, वो खुद स्वयं काम कर लेंगे। तब तो बोलने का मौका नहीं मिलेगा ना कि इनके द्वारा हमें क्या किया जा रहा है, निगलेक्ट किया जा रहा है। तो केंद्र सरकार के अंदर में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या को क्या कर दिया गया, इक्वल कर दिया गया। इससे क्या हो गया, जो अभी तक हम देख रहे थे कि अभी तक बार बार एलिगेशन लगता हुआ आया था कि क्या हो रहा है वहां पे, कि मेजोरिटी जो है माइनॉरिटी को क्या कर रही है, दबा रही है। क्योंकि हर बार सत्ता के अंदर में कौन आ रहा है, जो मेजोरिटी में है। तो क्यों अब इन्होंने जो रिफॉर्म किया, उस रिफॉर्म के अंदर में इन लोगों ने क्या काम किया, वहां पर जनसंख्या के अनुपात में दोनों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर दिया। अब भाई तुम स्वयं जाओ और अपने लिए स्वयं काम करो, ताकि बोलने का मौका ना मिले। तो पहला रिफॉर्म क्या होगा, केंद्र ने डच और फ्रेंच भाषी समुदायों को प्रतिनिधित्व दे दिया। इसके अलावा कुछ पावर, जैसे एजुकेशन, कल्चर, इसके अलावा स्थानीय लोकल गवर्नमेंट, क्षेत्रीय मतलब लोकल गवर्नमेंट बनाए गए। कहने का मतलब क्या चीज है, पावर का देखो शेयरिंग किया जा रहा ऊपर से नीचे, केंद्र, इसके अलावा कुछ शक्तियां किसको दिया जा रहा है, लोकल गवर्नमेंट को। अब इससे क्या हुआ, अभी तक लग रहा था यार सारे लोग एक जगह बैठ के डिसीजन, हमारा क्या काम है। तो किसी भी डेमोक्रेसी की सफलता के लिए ना, वहां के लोगों का लोकतंत्र के प्रति आस्था होना अति आवश्यक है। मुझे पता होना चाहिए उस देश के अंदर में कि मेरा क्या इन्वॉल्वमेंस है, यहां पर मैं हूं कौन। हमारे इंडिया के अंदर में भी क्या है, बाद में जाकर के लोकल गवर्नमेंट आजादी के बाद था, लेकिन सही तरीके से काम नहीं हुआ। पंचायती राज संस्था की स्थापना की जाएगी, आज देखो पंचायतें काम कर रही हैं बेहतर तरीके से। तो इसका फायदा यह है, जब हम पावर को बांट देते हैं तो एक साथ नीचे से ऊपर तक सबको हमने क्या काम किया, सुनिश्चित कर दिया कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, तो एक साथ बहुत सारे काम हो जाएंगे। अब पावर शेयरिंग के अंदर में एक ही व्यक्ति बहुत सारी योजनाओं का क्या करता है, लाभ लेता है, क्योंकि वही व्यक्ति, केंद्र एक जगह काम कर रही है उसी व्यक्ति के लिए, लोकल गवर्नमेंट काम कर रही है उसी व्यक्ति के लिए। तो हमने देखा कुछ शक्तियों को लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम जाते हैं, देखो फ्रेंच भाषी और डच भाषी, खास करके अगर हम बात करेंगे, वहां पर फ्रेंच भाषियों और डच भाषियों को बराबर सीटें, प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, क्योंकि ये जनसंख्या के अनुपात में, जो मैं पहले भी बात कर चुका हूं। इसके अलावा सामुदायिक गवर्नमेंट बनाई जाएगी। तो ये जो जितने इनिशिएटिव लिए गए हैं, इसने क्या काम किया, जो अब तक बेल्जियम के अंदर में लग रहा था कि यहां पर एक वर्ग दूसरे वर्ग को दबा रहा है, तो उस समस्या से निपटने के लिए पावर को क्या कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, बांट दिया गया। इसका परिणाम क्या निकला, जो वहां पर डिस्प्यूट था, जो लड़ाई था,
उस समस्या का इससे समाधान हुआ और इससे हमने बाकी लोगों ने सीखा। सेम सिचुएशन हम बात करते हैं श्रीलंका की। जैसे आप देखोगे भारत और यहां आपको श्रीलंका, तो काफी समय पहले इंडिया से लोग यहां जाकर के बसे, यहां पर सॉरी इंडिया से लोग कहां आके बसेंगे, श्रीलंका के अंदर में। आजाद हुआ देश, आजादी के बाद में ठीक है, जो यहां बसे तो उन लोगों ने अपना घर द्वार सब वहीं पर बना लिया, रहने लगे, पीढ़ियां उनकी गुजर गई वहीं पर। तो यहां पर दो प्रकार की कम्युनिटी है। अगर आप देखोगे, ये टेबल मैं एक बनाता हूं, टेबल से समझते हैं। श्रीलंका के जरा हम सिचुएशन को देखते हैं कि श्रीलंका के अंदर में क्या है। देखो, इससे आपको समझ में आएगा। देखो, ये जो है किसके लिए है, सिंगली कम्युनिटी के लिए है। जो वहां के मूल लोग हैं वो कौन है, सिंगली है। तो आप इस परसेंटेज में अगर देखोगे तो इनकी जनसंख्या वहां पर ज्यादा है, किसके, सिंगली की। इसके अलावा श्रीलंकाई तमिल है, जिन्होंने ये वाला, इनकी जनसंख्या कितनी वहां पर आप देखोगे, लगभग 11%। इसके अलावा बात करेंगे भारतीय तमिल और मुस्लिम। तो एक चीज हमें दिखाई दे रही है, हर बार सत्ता में कौन आएगा, हर बार सत्ता में आएंगे सिंगली। शासन किसका होगा श्रीलंका के अंदर में, सिंगली कम्युनिटी का। और इन लोगों ने क्या काम किया, क्योंकि देखोगे जब सिंगली वहां पर बहुसंख्यक है, मेजोरिटी में है, तो ये बाकी क्या है, अल्पसंख्यक हैं। बाकी अल्पसंख्यक है, तो इसका परिणाम यह होगा कि ये लोग बार बार सत्ता में आएंगे। और जब सत्ता में आएंगे तो ये लोग अपने हितों के लिए काम करेंगे, बाकियों को निगलेक्ट करेंगे। तो ये जो निगलेक्ट करना है, यही बनेगा श्रीलंका के अंदर में सिविल वॉर का कारण, गृह युद्ध का कारण। श्रीलंका 1948 के अंदर में आजाद हुआ, लगभग हमारे साथ ही। हम 1947 में, श्रीलंका 1948 के अंदर में, लगभग साथ साथ हुए हैं। ब्रिटिश एरा के अंदर में इंडिया से श्रीलंका लोग जाकर के बसे, वहीं पर रह गए आजादी के बाद में। तो जो भारतीय, जो अन्य लोग हैं, बहुसंख्यक वर्ग के द्वारा जो कम है जिसकी जनसंख्या, उनको निगलेक्ट किया जा रहा था वहां के गवर्नमेंट के द्वारा। और यही निगलेक्ट करना वहां पर क्या बनेगा, समस्या का कारण बनेगा। तो पावर शेयरिंग ही एक विकल्प है किसी देश के अंदर में बेहतर व्यवस्था कायम करना। जब भी पावर सेंट्रलाइज कर लिया जाएगा, किसी एक व्यक्ति के हाथ में आ जाएगा, वहां अव्यवस्था जन्म लेगी, वहां लड़ाई होगा, वहां लोग अपने अधिकारों के लिए क्या करेंगे, जूझेंगे। नाइनटीन 1956 के अंदर में इन लोगों ने क्या काम किया, 1948 के अंदर में 1948 में आजाद हुआ। आजादी के बाद हर बार कौन सत्ता में आएगा, हर बार सत्ता में आएंगे कौन, सिंगली समुदाय के लोग। तमिल कौन है, भारत से गए हुए लोग। जब ये सत्ता में आएंगे तो अपने अधिकारों के लिए ही काम कर रहे हैं। अब बाकी तीन को निगलेक्ट किया जा रहा है। और 1956 में श्रीलंका गवर्नमेंट ने क्या काम किया, कानून बनाए और कुछ डिसीजन लिए। पहला काम क्या काम किया, जो सिंगली समुदाय थी, जो उनकी भाषा थी, उनको राजकीय भाषा घोषित कर दिया गया। परिणाम, जो अन्य लोग हैं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे। आखिर में हम भी तो यहीं पे हैं, एक को तुम इतना महत्व दे रहे हो, एक को इतना प्रमोट कर रहे हो, क्या बनेगा, लड़ाई का कारण बनेगा। दूसरा हमें क्या देखने को मिलेगा, ये लोग है तो और भी बौद्ध धर्म को राज्य धर्म घोषित करेंगे, इसको संरक्षण देंगे। मतलब बौद्ध धर्म को तेजी से प्रमोट किया जा रहा है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। जो अन्य लोग हैं वो क्या करेंगे,
इसके सरकार के इस नीति की आलोचना करेंगे, इसका विरोध करेंगे। तीसरा कारण क्या है, सिंगली समुदाय को यूनिवर्सिटी, विद्यालय, सरकारी नौकरी या सरकारी योजनाओं के अंदर में आरक्षण दिया जा रहा है। तो ये 1956 में श्रीलंका गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया डिसीजन, लिया गया डिसीजन कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी को तो प्रमोट कर रहा है, लेकिन जो बाकी कम्युनिटी वहां पे है उनको निगलेक्ट किया जा रहा है। और ये क्या बनेगा, लड़ाई का कारण बनेगा, ये समस्या का कारण बनेगा। और इसका परिणाम क्या निकल के आएगा, हम देखेंगे भयंकर सिविल वॉर वहां पर देखा होगा। आज भी श्रीलंका इस समस्या को फेस कर रहा है। तमिल लोग अलग देश की मांग कर रहे हैं वहां पर। अभी तक श्रीलंका के अंदर में इस समस्या को समाधान स्थायी निकला नहीं है। बच्चों, अब हम बात करेंगे सत्ता की साझेदारी का स्वरूप कैसा होता है। एक वर्टिकल होता है और एक हॉरिजॉन्टल होता है। अब एक एक करके हम जानेंगे कि वर्टिकल क्या है, हॉरिजॉन्टल क्या है, ऊर्ध्वाधर क्या है, क्षैतिज क्या है। तो एक हम बात कर रहे हैं सत्ता की साझेदारी के स्वरूप में। पहला क्या है, टॉप टू बॉटम या ऊर्ध्वाधर वितरण। यहां पर पावर शेयरिंग कैसे होगा, देखना कैसे। ऊर्ध्वाधर वितरण के अंदर में टॉप टू बॉटम मॉडल में हम देखेंगे सबसे टॉप पर क्या होगा, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार। और ये केंद्र सरकार कैसे बनेगी, केंद्र में संसद, इसके बाद और क्या होगा इसके नीचे, लोकसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा, इसके बाद में राष्ट्रपति। एक हमने देखा सबसे टॉप पर क्या होगा, केंद्र। दूसरे लेवल पर आ जाओ आप, राज्य, क्या है, स्टेट। ऊपर से नीचे, मतलब केंद्र सरकार अपने पावर नीचे ट्रांसफर करेगी। जैसे केंद्र ने अपने कुछ काम, हमारे इंडिया के अंदर में 3 लिस्ट बनाया गया है, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कैसे बनेगी, तो देखो स्टेट गवर्नमेंट कैसे बनेगी, क्या होगा, राज्यपाल, दूसरा विधानसभा, तीसरा क्या होगा, विधान परिषद। इसके बाद में सबसे नीचे जो होगा वो क्या होगा, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट, इसके भी 3 स्तर होंगे, जिला, डिस्ट्रिक्ट, समिति और ग्राम सभा, और इस पंचायत समिति। तो हमने क्या देखा यहां पर, इसमें ऊर्ध्वाधर वितरण में पावर ऊपर से नीचे शेयर किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। क्षैतिज वितरण के अंदर में क्या होगा, क्षैतिज वितरण में पावर ऐसे करके होगा, 3 बॉडियां होंगी, एक होगा कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा क्या होगा, जुडिशियरी, न्यायपालिका। तो पावर शेयरिंग के 2 रूप आपको देखने को मिलेगा। एक हमने देखने को मिलेगा टॉप टू बॉटम मॉडल, और एक है साइड बाय साइड, जिसको बोलेंगे क्षैतिज वितरण। ये ऐसे करके होगा और ये ऊपर से नीचे आएगा। मैं एक बार इसको और दूसरी स्लाइड पे आपको दिखाता हूं। जैसे ये मैंने बना रखा है यहां पर, देखो
क्या है, टॉप टू बॉटम ऊर्ध्वाधर। अभी मैंने बताया यहाँ पे सबसे टॉप पे कौन है, सेंटर है। और ये सेंटर कैसे बनेगा, सेंटर कैसे बनेगा, बनेगा ये संसद जिसको बोलते हो आप। ये कैसे होगा, प्रेसिडेंट क्या है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, उसके बाद में लोकसभा। ये जो काम करेंगे ये केंद्र के लिए काम करेंगे, ये पूरे भारत के लिए काम करेंगे या जिस देश के अंदर में भी है वहां पर। दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट से वैसे जो आप अभी आपको बताया, तो स्टेट गवर्नमेंट में क्या होगा, गवर्नर होगा जिसको बोलते हैं राज्यपाल, प्लस में विधानसभा, प्लस विधान परिषद। सेम ऐसे ही आप देखोगे जिला, डिस्ट्रिक्ट, जिला, पंचायत समिति, और ग्राम पंचायत, ग्राम सभा। तो इस तरीके से क्या होगा, ये पावर बटेगा। तो सबसे टॉप पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर क्या करेगी, नीचे देगी स्टेट के पास। स्टेट क्या करेगा, गांव को, गांव से विकास होगा ऊपर से नीचे। तो सबको क्या किया गया, सबको क्या किया गया, सबको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में जोड़ दिया गया है, सबके अधिकारों को सुनिश्चित कर दिया गया है। अब एक समय पर इतने सारे लोग काम करेंगे और एक ही नागरिक के लिए काम करेंगे। बच्चों दूसरा है क्षैतिज वितरण, साइड बाय साइड, जो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। आपको दिखाई दे रहा है विधायिका। विधायिका में कौन है, तो इसमें भी आप लोग देखोगे कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र और राज्य को। तो ये क्या काम करेंगे, विधान बनाएंगे, कानून का फॉर्मेशन करने की जिम्मेदारी इनकी है, जिसमें हम केंद्र में एमपी और स्टेट के अंदर में एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। तो वहां पर ऐसे करके बांटा गया। तो ये क्या करेंगे, कानून का निर्माण करेंगे। और इनके द्वारा क्या है, इनके द्वारा बनाया गया कानून, जिसके अंदर में कौन है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। ये कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक होती है परमानेंट स्थायी और एक होती है अस्थायी। अस्थायी में कौन है, तो जितने भी पॉलिटिशियन है, राजनेता, तो इनका कार्यकाल क्या होता है, 5 साल होता है। लेकिन जो स्थायी हैं ये कौन है, ये सरकारी लोग होते हैं, आईएएस, पीसीएस, ये वगैरह, ये होगा। ये क्या करेंगे, इनके द्वारा बनाए गए कानून को इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक, इसके बाद कौन आएगा, अगर इस देश में किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट होता है इनके बीच, तो उस समस्या से समाधान के लिए हमारे पास क्या है, जुडिशियरी। इसका क्या काम है, कानून तो बनाएंगे लेकिन कानून का व्याख्या करने की जिम्मेदारी इनकी है। कानून बनाने की जिम्मेदारी विधायिका की है, लेकिन वो कानून कैसा होना चाहिए, उस संवैधानिक दायरे में, उस संविधान के मूल ढांचे के अधीन होना चाहिए। अगर आप उस दायरे के अंदर में रह करके काम करते हो, वेल एंड गुड, अदरवाइज क्या होगा, ये उसको निरस्त करने का पूरा पावर रखती है। तो जुडिशरी भी हमारे यहां पर क्या है, 3 लेवल पे है। आप देखोगे सबसे टॉप पे है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद में हाई कोर्ट
और ये कितना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जज की बात करेंगे तो एक मुख्य न्यायाधीश प्लस में 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, तो वर्तमान में 34 लोगों का कॉलेजियन है। इसमें सीनियरिटी को आधार बना करके, मान लो अभी एक व्यक्ति यहां बैठा हुआ ना, तो सबसे सीनियर जो होगा इनमें से वही इस पद पर जाएगा। इनका कार्यकाल कितना होता है, 65 वर्ष की आयु तक, तो 5 साल जो भी पहले पूरा हो जाए। तो इसका भी हमने क्या है, 3 स्ट्रक्चर देखा है। एक है सुप्रीम कोर्ट, केवल एक है दिल्ली में, या मैं ऐसे एग्जांपल हम दिल्ली का ले रहे हैं, लेकिन अगर दुनिया के किसी कोने में जाते हैं तो हम क्या देखेंगे, वहां पर अपने अपने लेवल पर होगी। तो एग्जांपल मैंने इंडिया का यहां पर लिया है। बच्चों अभी तक बेल्जियम और श्रीलंका से एक बात तो समझ में आ गई, वहां पर हमने क्या देखा, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को देखा। जब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को देखा तो अक्सर ये चीजें देखने को आया है, अक्सर आप लोग भी देखोगे, जिस परिवार के अंदर में ज्यादा लोग हैं ना, जिस बगल में पड़ोसी कम है, तो ये थोड़ा दमदार दिखता है, नहीं वो बहुत सारे लोग हैं, उनसे पंगा नहीं लेना है, अक्सर देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीमेसी आती है, जिसकी जनसंख्या ज्यादा है दूसरे को क्या करेगा, दबाने का काम करेगा। जिस समाज, जिस देश के अंदर में ये होगा, उस देश का लोकतंत्र कभी भी सफल नहीं हो सकता। आप कुछ भी कर लो, वहां पर लड़ाई, ये समस्या बना ही रहेगा। तो बेल्जियम और श्रीलंका ने क्या काम किया, बेल्जियम समय रहते ठीक कर लिया, लेकिन श्रीलंका के अंदर में क्या हमने देखा, अभी भी उसका स्थायी समाधान का कोई विकल्प मिला नहीं है। आज भी ये समस्या वहां पर है। तो अगर किसी भी देश की शासन व्यवस्था को आप बेहतर तरीके से चलाना चाहते हो, उस देश के लोकतंत्र को सफल बनाना चाहते हो, तो आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, लोगों को प्रतिनिधित्व दो, लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करो, जब भी लोकतंत्र सफल होगा, अन्यथा कभी भी किसी कीमत पर उस देश का लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। आवश्यकता इसीलिए है, अगर किसी भी देश की शासन व्यवस्था को बेहतर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों के सहयोग से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर अकेले आप बढ़ने की कोशिश करोगे, कुछ समय तक हो सकता है ये, तो इससे क्या होगा, आपस में जो टकराव होगा समाप्त हो जाएगा। किसी भी परिवार के अंदर सोचो, अपने घर के अंदर में ही है, लड़ाई चल रहा है, पापा डिसीजन लिए जा रहे हैं, एक को बहुत महत्व दिया जा रहा है, सारा डिसीजन वही ले रहा है, क्या होगा, डिस्प्यूट होगा परिवार के अंदर में। अगर पापा सबके सहयोग से काम करते हैं घर के अंदर में, स्कूल के, मैं परिवार का एग्जांपल नहीं लेता हूं, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े जहां पर भी हैं, आप जाकर के देखो, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है ना, तो वहां पर आपसी कोऑर्डिनेशन बेहतर है, जब भी चल पा रहा है। अगर वो कोऑर्डिनेशन बेहतर नहीं होगा, वो अस्त व्यस्त हो जाएगा, पूरा चलेगा ही नहीं। तो हमें क्या करना होगा, संविधान की आवश्यकता तो होगी किसी भी देश को बेहतर तरीके से चलाने के लिए, और वहां पर किसी प्रकार का डिस्प्यूट ना हो, हमें पावर क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। इसके अलावा राजनीतिक स्थायित्व के लिए, क्यों, लोग जब देश के अंदर में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, जब उनको लगेगा नहीं कि उनका क्या पावर, क्या राइट्स है, क्या अधिकार है, तो क्या स्थायित्व आएगा। उनको जब भी मौका मिलेगा क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे। तो राजनीतिक स्थायित्व के लिए, इसके अलावा पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी, किसी भी लोकतंत्र की क्या है, आत्मा है। अगर ये नहीं है ना, उस देश का लोकतंत्र मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो लोकतंत्र की आत्मा है। इसके अलावा सरकार को वैलिडिटी देती है, सरकार को वैधता प्रदान करती है, हाँ ये बेहतर सरकार है। जिस देश के अंदर में, इंडिया के अंदर में देखो, या जिस देश के अंदर में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, आज जहां पर भी शांति संविधान है, लग रहा ठीक है, अपनी आजादी के बाद या जिन लोगों, जब से इन लोगों ने अपने यहाँ पर डेमोक्रेसी कायम की, वो बेहतर तरीके से चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ, उस देश के अंदर में लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है, सबके पास राइट्स हैं, सबके पास पावर है। दूसरा, बच्चों बार बार आया है एक टॉपिक के अंदर में, सिविल वॉर। सिविल वॉर है क्या, गृह युद्ध। गृह युद्ध का अर्थ होता है जब किसी देश के अंदर में किसी कारणवश एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ने लगे, या अपने ही राज्य के अंदर में दो कम्युनिटी आपस में लड़ने लगे। छोटा सा एग्जांपल अपने घर पर लेता हूं मैं, घर में हम दो भाई बहन हैं, किसी बात को लेकर के लड़ाई हो गई, गृह युद्ध हो गया भाई। तो इस समस्या का समाधान, मतलब उनके जो मंशा है, जो चाह रहे हैं,
उसकी जिज्ञासा को शांत कर दो, समाप्त हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, तमिलनाडु कर्नाटका के बीच में नदी विवाद है, पानी को लेकर के क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, सिविल वॉर बोलूंगा। या दूसरी भाषा में बोलूं, जब किसी खास मंशा या उद्देश्य से एक राज्य दूसरे राज्य से किसी अधिकार की मांग करने लगे और जब वो फुलफिल ना हो, क्या होगा, वहां पे लड़ाई होगा। दूसरा, बहुसंख्यकवाद, तो सुप्रीमेसी को इंडिकेट करता है ये। जिस समाज, जिस राष्ट्र के अंदर में बहुसंख्यक मेजोरिटी माइनॉरिटी को दबा करके अपनी सुप्रीमेसी को कायम करे, वो क्या कहलाएगा, बहुसंख्यकवाद। एग्जाम्पल के तौर में बात करूं, किसी देश के अंदर में एक की जनसंख्या इतनी है और एक की जनसंख्या इतनी है, तो हर बार पावर किसके पास आएगा, इसके पास आएगा। तो ये लोग क्या हैं, डरे रहेंगे, कहीं ना कहीं ये लोग अपनी सुप्रीमेसी, अपने अधिकार इनके ऊपर में थोपने की कोशिश करेंगे। तो जब अधिक जनसंख्या कम जनसंख्या के ऊपर में दबाव डाले या अपने किसी मंशा के लिए इनके ऊपर में दबाव डाले, क्या कहलाएगा, वो बहुसंख्यकवाद कहलाएगा। बच्चों चैप्टर समाप्त होता है। अगली वीडियो के अंदर में हम आएंगे इस चैप्टर के फुल सॉल्यूशन के साथ में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।